अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी उधार लिया है तो आपको ये फीलिंग जरूर आती होगी कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे और होते ना तो मैं ये उधार चुका देता। तो वैसे ही मान लीजिए कि आपकी जगह पे एक कंट्री है, एक सरकार है, उस सरकार के ऊपर, उस देश के ऊपर बहुत बड़ा लोन है और उनको भी ऐसा लगे अगर कि यार हमारे पास थोड़े और पैसे होते ना तो ये हम लोन चुका देते। तो अगर ऐसा लगे तो क्या करेंगे? अब एक अकेला इंसान ज्यादा पैसा लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, बट अगर एक पूरा देश है, पूरी सरकार है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए तो ऑब्वियसली उनके पास तो नोट छापने की मशीन होती है, ऑफिशियल पावर होती है। तो वो अगर ये सोचे कि हम ज्यादा नोट छापते हैं पैसा ज्यादा कमाने के लिए तो वही नोट छाप के हम दे देंगे, आगे उधार चुका देंगे। अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा? ये जो उधार चुकाने के लिए ज्यादा नोट छापने की जो तरकीब है, ये तरकीब दरअसल एक बार एक देश ने लगाई थी। उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी ने ये किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब उनको अपना इतना सारा ढेर सारा उधार चुकाना था। तो जब जर्मनी ने अपने उधार को चुकाने के लिए ज्यादा नोट छापे तो क्या हुआ, इसके बारे में ये वीडियो है। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय जर्मनी को बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो ये लड़ाई जीत जाएंगे, और जब वो जीत जाएंगे तो फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सारे कंट्रीज पे जीत हासिल करने के बाद उनसे वॉर रेपरेशंस लेंगे, यानी उन पे फाइन लगाएंगे कि तुम अब हमको पैसा पे करो कि तुमने हमसे लड़ाई करवाई, हमसे लड़ाई में हारे हो तो फाइन दो हमको। किसी भी बड़ी लड़ाई में जनरली ऐसा ही होता है कि जो जीती वाली साइड होती है वो हारी साइड पे फाइन लगाती है, क्योंकि भाई जर्मनी को इतना विश्वास था कि वो लड़ाई जीत ही जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस लड़ाई को फाइनेंस करने के लिए, यानी जितना भी लड़ाई में जितना भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने उधार लेना शुरू किया, बोरोइंग स्टार्ट की। परंतु आप सब जानते हैं कि लड़ाई में हुआ क्या? लड़ाई में जर्मनी की हार हो गई। अब जर्मनी हार चुका है, उनके ऊपर ये बड़ा पर्वत है उधार का, इतना सारा पैसा उन्होंने उधार लिया हुआ था, अब उनके पास चुकाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनको क्या लग रहा था अगर लड़ाई जीत जाएंगे तो उन कंट्रीज जिनसे जीते हैं उन पे वो फाइन लगा लगा के उस पैसे को लेके वो अपना उधार भर देंगे। पर अब लड़ाई हार चुके हैं तो भाई ना वो उधार चुका सकते हैं, उसके ऊपर से उनको फाइन पड़ गया, उनको फाइन पे करना पड़ेगा। तो एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दुविधा के समय जर्मनी ने क्या किया? उन्होंने जो उनकी अपनी करेंसी थी, जर्मन पेपर मार्क्स, उनको ज्यादा छापना शुरू कर दिया। यानी बहुत सारे नोट छापेंगे तो बहुत सारी दौलत वहां पे इकट्ठा हो जाएगी और वही पैसा, वही दौलत लेके वो अपना उधार चुकाएंगे, ये उन्होंने सोचा। जो उनको फाइन पे करना था, वॉर रेपरेशंस पे करने थे, वो उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने थे। पहला इंस्टॉलमेंट उनका था जून साल 1921 और उन्होंने ये इंस्टॉलमेंट पे किया, बट तब तक उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी। ध्यान रखिए जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय एक जर्मन मार्क यूएस डॉलर के अगेंस्ट कुछ 5-6 के लेवल पे था, यानी एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 5 जर्मन मार्क्स, इस लेवल पे था। बट जब 1921 में जर्मनी ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे की उसके बाद उनके मार्क की वैल्यू गिर गई। अब एक यूएस डॉलर में 330 जर्मन मार्क्स मिल रहे थे। देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कंट्रीज जीती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, वो जानते थे कि जर्मनी अब हारी है, उनको फाइन तो पे करना है, बट क्योंकि उनको पता था कि जर्मनी की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर रही है, इसीलिए ये तय हुआ था कि वॉर रेपरेशंस जो ये पे करेंगे वो उनको एक हार्ड करेंसी में पे करना है, एक फॉरेन करेंसी में। इसीलिए जर्मनी ने फॉरेन करेंसी इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा बाहर की करेंसी को लाने के लिए अपने पास और ज्यादा नोट छापना शुरू किया, और नोट छापेंगे और नोट छापेंगे और बाहर की करेंसी खरीदेंगे। तो ऐसे में हो क्या रहा था, एक तो पहले से ही जर्मन करेंसी की हालत बहुत खराब थी, बट जब इन्होंने और नोट प्रिंट करना शुरू किया तो और ज्यादा बुरी हालत होती चली गई। 1922 के एंड में आते आते जर्मनी की करेंसी की वैल्यू इतनी खराब हो गई थी कि एक यूएस डॉलर जो पहले 330 पे था वो अब आ गया 7400 जर्मन मार्क्स। इतनी बुरी हालत। ध्यान रखिए जब ये सब चल रहा था तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है जर्मनी के अंदर, जो लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, नौकरी करने जाते हैं, घर आते हैं, नॉर्मल जो है वो भी चल रहा था। तो इन सब में जो लोग काम करते हैं, जो लेबर्स थे, जो जितना प्रोडक्शन चल रहा था, उन लोगों को पे भी करना है आपको, और इनको पैसे देने के लिए आपको और नोटों की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो अब आपको जो अपने लेबर्स को पे करना है उसके लिए आपको और पैसे चाहिए। तो इस वजह से सरकार ने और नोट छापे। इतने सारे नोट उस समय जर्मनी के अंदर छप रहे थे कि पूरे देश में बस नोट ही नोट हो गए। अब ये जो समस्या है ये वहां की जनता भी देख रही थी। वो ये बात देख रहे थे कि उनकी जो करेंसी है, उनके जर्मन पेपर मार्क्स जो है, उनकी वैल्यू गिरती ही जा रही है, और वो जानते थे कि ये और खराब होगी। इसीलिए इससे डील करने के लिए एक आम आदमी क्या कर रहा था, नॉर्मल जनता जाके ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करने लगी, क्योंकि वो ये बात जान रहे थे कि आज की तारीख में 10 जर्मन मार्क्स में जितना वो खरीद पा रहे हैं सामान, कल वो 100 में भी नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो।
इस वजह से जर्मन इकोनॉमी में और ज्यादा नोट आने लगे, क्योंकि लोग अपने नोट दे के सामान खरीद रहे थे। आप पैसा देते हो ना कोई सामान खरीदने के लिए, तो इस प्रकार मार्केट में और नोट बढ़े क्योंकि लोग खर्चा कर रहे थे। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ज्यादा नोट छापना क्यों गलत होता है। मान लीजिए कि आपने अपने देश को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे नोट छाप दिए और सब लोगों के पास पैसा आ गया, सब अमीर हो गए। अब देखिए, सारे लोगों के पास पैसा है, बट सामान जो उनको खरीदना है, जो नॉर्मल डे टू डे सामान जो हम खरीदते हैं, वो तो फिक्स क्वांटिटी में ही है। तो अगर 10 लोग आ रहे हैं, दसों के पास उतना ही पैसा है और सामान उतना लिमिटेड ही है, तो ऑब्वियसली उस सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सब लोग सामान खरीद सकते हैं, तो सामान की वैल्यू बढ़ेगी। इस वजह से लोगों को और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इस वजह से सामान की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जब सामान महंगा होता रहता है। बट अगर आपने इतने सारे नोट छाप दिए हैं कि सब लोग एकदम मतलब नोट ही नोट भरे लोगों के पास, तो सामान की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऊपर ही जाती जाएगी, और इस प्रकार इन्फ्लेशन का हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। और एक बार अगर किसी देश में, किसी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, तो भाई उस देश की जो करेंसी है, उसके जो नोट हैं, उनकी वैल्यू चवन्नी भर की भी नहीं रह जाती, एकदम बहुत कम हो जाती है उसकी वैल्यू। इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब उनके ऊपर वॉर रेपरेशंस लगे और जर्मनी ने इतने सारे नोट छापे, तो जर्मनी में आ गया था हाइपर इन्फ्लेशन, और इसीलिए जर्मन इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई थी। 1922 के सेकेंड हाफ में आते आते सब जान चुके थे कि जर्मन पेपर मार्क्स अब पूरी तरह मतलब वैल्यूलेस हो चुके हैं, उनकी वैल्यू बची ही नहीं है, और उसके ऊपर से जर्मनी को फिर एक इंस्टॉलमेंट पे करना था। बट ऑब्वियसली अब जर्मनी की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खस्ता हो चुकी थी कि वो ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते थे, और इसी के पनिशमेंट के लिए फ्रांस और बेल्जियम ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया जर्मनी के रूर वैली को कैप्चर करने के लिए। रूर वैली जर्मनी का मेन इंडस्ट्रियल रीजन था, और फ्रांस और बेल्जियम ये सोच रहे थे कि अगर हमने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, तो जो जर्मनी की जो मेन इंडस्ट्रियल ताकत है वो उनके हाथ में आ जाएगी, और जर्मनी से फिर वो पैसे नहीं लेंगे, फिर वहां से वो लेंगे सामान, कोल, जो वहां का जो रॉ मटेरियल है वो वहां से लेंगे, और इस तरह से अपना जो फाइन है, अपना जो रिपेरेशन है, वो वसूल करेंगे जर्मनी से। अब जर्मनी भी जानते थे कि वो लोग फ्रांस और बेल्जियम से लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो बेल्जियम सरकार ने अपने वर्कर्स को कहा कि तुम लोग इनको बहुत हेल्प मत करना, काम धीरे धीरे करो या काम मत करो, और इस प्रकार पैसिव रेजिस्टेंस दिखाओ, यानी हम आपको पूरी तरह यहां पे फायदा नहीं लेने देंगे, नाक में दम कर दो फ्रांस और बेल्जियम फोर्सेस के। वहां के लेबर्स ने ऐसा किया भी, बट अब वहां पे जो वर्कफोर्स थी, वहां पे इतने सारे लोग जो काम करते थे, उनको पे तो करना था, तो सरकार ने उनको पे करने के लिए भी और नोट छापे, और इस तरह देखिए नोट छपते गए और हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम खराब होती गई। हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बुरी हालत में था कि अगर इसका एग्जांपल देना हो तो आप सोचिए कि 1922 के एंड में जर्मनी में एक ब्रेड का जो लोफ होता है, उसकी वैल्यू थी 160 जर्मन मार्क्स, परंतु अगले साल 1923 के एंड तक आते आते उसी लोफ ऑफ ब्रेड, उसी ब्रेड की वैल्यू कितनी हुई थी पता है? 200 बिलियन मार्क्स। 160 से 200 बिलियन, कितने जीरो लगेंगे इसमें आप क्या बताऊं मैं। आज की तारीख में एक यूएस डॉलर में आप 0.85 यूरोस खरीद सकते हैं, यानी 1 यूरो भी नहीं आप ले सकते एक डॉलर में आज की तारीख में। बट 1923 के एंड में एक यूएस डॉलर में पता है कितने जर्मन मार्क्स खरीद सकते थे? 4.2 ट्रिलियन मार्क्स। ट्रिलियन, ये कितना बड़ा नंबर है। अगर आज देखें तो इंडिया के पास सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000 का नोट, राइट। उस जमाने में जर्मनी के पास 50 लाख का एक नोट था, फिर 5 करोड़ का एक नोट था, यानी 5 मिलियन, 50 मिलियन, 500 मिलियन, 50 बिलियन, 5 ट्रिलियन और 50 ट्रिलियन के भी नोट थे जर्मनी में। इतनी बुरी हालत हो गई थी जर्मन करेंसी की। सब ये बात जान चुके थे कि अब जर्मन करेंसी जो है, जर्मन पेपर मार्क, उसकी वैल्यू पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसीलिए फिर एक नई करेंसी वो लेके आए, उस करेंसी का नाम था रेंटन मार्क, और इस करेंसी को उन्होंने बैक किया एक एसेट के साथ। जब ये नई करेंसी आई जर्मनी में, तो फिर जर्मनी की करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी थोड़ी स्टेबलाइज हुई, लोगों का भरोसा वापस आया अपनी करेंसी में। इसके अलावा 1924 में अमेरिका ने भी जर्मनी की मदद की। अमेरिका ने बहुत सारा लोन दिया जर्मनी को, और उसके अलावा उन्होंने उनकी करेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद किया। ये जो पूरा प्लान बनाया था अमेरिका ने, इस प्लान को कहते हैं द डॉस प्लान। डॉस प्लान ने बहुत मदद की जर्मनी की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, उनकी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। और कुछ सालों के बाद एक और दूसरा प्लान बनाया गया
यंग्स प्लान, और इस प्लान में भी जर्मनी की इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हुई और उनके रेपरेशंस को कम किया गया। और उसके कुछ सालों के बाद जर्मनी में एक नई लीडरशिप आ गई, एक नया पॉलिटिशियन उभर के आ गया, इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कह दिया कि वो रेपरेशंस का पैसा नहीं पे करेंगे, कोई भी फाइन नहीं पे करेंगे। जितने टाइम वो पावर में था जर्मनी ने एक भी पैसा पे नहीं किया रेपरेशंस में। हिटलर के इस एटीट्यूड को वहां की जनता ने बहुत पसंद किया, क्योंकि जर्मन जनता शुरू से ही रेपरेशंस के कंसेप्ट से बहुत नाराज थी। वो जानते थे कि लड़ाई में सारा फाइन उन पर डाल दिया गया है और सारा गिल्ट उन पर डाल दिया गया है, जबकि बाकी की भी गलती थी। बट जब उन्होंने देखा कि उनका लीडर हिटलर कुछ भी फाइन पे नहीं कर रहा है और पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो वहां की जनता को ये बात बहुत पसंद आई और इस वजह से भी एडोल्फ हिटलर की पॉपुलैरिटी और बढ़ी। बट उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भी जर्मनी की हार हुई, हिटलर ने सुसाइड कर ली और अब जर्मनी के ऊपर जो लोन थे वो और ज्यादा बढ़ गए और अब कोई तरीका नहीं था उनके पास इन लोन्स को पे करने का। बट धीरे धीरे समय बीतता गया, साल बीतते गए और रेपरेशंस जो फाइन कलेक्ट करना था जर्मनी से, उसको बहुत तरह से चेंज किया गया। कभी कभी उसके अमाउंट को रिवाइज किया गया, फिर ये कहा गया कि पैसे नहीं लेंगे बट उनसे काम करवाएंगे, उनसे सामान लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये वसूल करने का प्लान बनाया गया। क्या आप गेस कर सकते हैं कि जर्मनी ने ये पूरा जो फाइन है वो कब पे किया है? साल 2010 में, 2010 में आके फाइनली जर्मनी ने सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिपेरेशन फाइनली पे किया और उसके बाद अब जर्मनी के ऊपर कोई भी वर्ल्ड वॉर 1 का उधार नहीं है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा फाइन लगाया गया था जर्मनी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अगर अब आपको कभी भी लगे कि आपके देश के ऊपर बहुत सारा उधार है, तो क्यों ना आपका देश बहुत सारे नोट छाप के ज्यादा अमीर हो जाए और सारा उधार चुका दे? तो ये उसका रीजन है। आप ज्यादा नोट नहीं छाप सकते क्योंकि ज्यादा नोट छापने की जो प्रक्रिया है वो आपको ज्यादा नुकसान ही करवाएगी और आपका देश का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी, जो कि जर्मनी में हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि हाइपर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बस एक बार हुआ है। जिम्बाब्वे में भी एक बार हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था जब उन्होंने बहुत नोट छाप दिए थे और उनकी करेंसी की वैल्यू पूरी तरह गिर गई थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी देश की इकोनॉमी को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने प्राइसेस बहुत कम कर दिए, चीजों को बहुत सस्ता कर दिया, तो भी आपका देश रिसेशन में जाएगा। और अगर आपने चीजों को बहुत महंगा कर दिया, सबके पास पैसे आ गए, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो भी आपके देश की इकोनॉमी गिर जाएगी। इकोनॉमिस्ट का काम आसान नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।